Good morning students. Today we are here with another topic of chapter first, the rise of nationalism in यूरोप। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में फ्रेडरिक सोरायू का जो विज़न था वो हमने स्टडी किया था। नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरीके से यूरोप के देशों में स्प्रेड आउट हुई और यूरोप में जो है वो नेशन स्टेट वहाँ पे बिल्डअप हुए। नेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया था कि एक तरह से एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर कि जो कॉमन पर्सन होते हैं उनकी मेजोरिटी होती है, ना कि वहाँ के रूलर्स की मेजोरिटी होती है। प्लस वो एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी जो है वो होती है। इसी तरीके से यूरोप में बहुत सारे जो आज स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हम देखते हैं उनका यूनिफिकेशन हुआ है, वो बनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। बहुत बड़ी क्रांति जो है ये मानी जाती है और इस क्रांति का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने कि लोगों को लिबर्टी की इम्पोर्टेंस बताई, लोगों को फ्रीडम की इम्पोर्टेंस बताई, लोगों को उनके जो राइट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से अपना एक अधिकार रखते हैं अपने एरिया में रहते हुए, ना कि कोई मुनैर, कोई रूलर, कोई एरिस्टोक्राट उन पे जो अपनी एक उसकी ह्यूमिलेटिंग बिहेव होता है वो उन पे थोपता है, उसको किस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली इसी चीज़ के लिए जाना जाता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या हुआ है कि यूरोप के बाकी जितने भी देश थे सभी इंस्पायर हुए और बाद में जो है फ्रांस के पीछे पीछे ही सभी देश जो है डेमोक्रेसी को पसंद करते चले गए धीरे धीरे। अब इसी को हम स्टडी कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट है आपका, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। यानी कि जो नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन है या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो सबसे पहले कहाँ से आई है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है, जो कि 1789 में फ्रांस में हुई थी, जो लुई 16 के अगेंस्ट फ्रांस में क्रांति हुई थी। आप सबको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है कि किस तरीके से फ्रांस में जो है स्टेट सिस्टम था और जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, एक्सप्लॉयट हो रहा था। सेकेंड पॉइंट देखिए, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लैड टू द ट्रांसफर ऑफ सवर्जनिटी फ्रॉम द मोनार्की। सवर्जनिटी मीन्स क्या होता है कि आपकी पावर आपके हाथ में होती है, यानी संप्रभुता इसको बोलते हैं कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर में कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। मोनार्की मीन्स आपको पता है कि एक ऐसा राजा होता है, एक ऐसी पॉलिसी को रखता है जिसकी वजह से कि पावर जो है बिल्कुल उसी के अंडर कंट्रोल होती है और किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरफेयर जो है वो पसंद नहीं करता। अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मतलब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज फ्रांस में किए गए, जिसकी वजह से वहाँ की जो मोनार्की है वो ट्रांसफ़र हुई सवर्जनिटी में। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड इसमें है द आइडिया। अब कौन कौन सी चीज़ों ने रोल प्ले किया, कौन कौन से पॉइंट थे जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई या कौन कौन से पॉइंट थे जिसकी वजह से लोगों की कॉमन आइडेंटिटी वहाँ पर बनी। तो फर्स्ट इसमें है द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मीन्स देखो स्टूडेंट, जिस तरीके से हम अपनी मदरलैंड को, एक भारत माता की जो इमेज होती है वो क्या होती है कि भारत ये हमारी मदरलैंड है, यानी हम अपनी जो हमारे इंडिया की जो लैंड है उसको हम कहते हैं कि हम इसी ज़मीन के सभी जो व्यक्ति हैं वो एक ही माता की संतान है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि एक सिंबॉलिक थिंग्स होती हैं, ये एक तरह से पेट्रोटिक थिंग्स होती हैं हमारी। तो फ्रांस में ये आइडिया स्प्रेड आउट हुआ कि वो सभी एक पिता की संतान हैं, जिसको कि ला पैट्री कहा गया। एंड लेट सिटोयंस मीन्स क्या होता है कि वो जितने भी सारे सिटीजन हैं वो एक पिता की संतान है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन चीज़ों पर, इस धारणा पर एक तरह से जोर दिया गया और उसके बाद क्या कि ये कम्युनिटी जो है इससे क्या होगा, कम्युनिटी के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आएगी कि वो कम्युनिटी जो है एक है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रही है। तो इस तरीके से ये जो आइडियाज़ थे इन्होंने अपना रोल प्ले किया वहाँ पर। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, फोर्थ पॉइंट सॉरी, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी। जो स्टेट जनरल मतलब वहाँ की जो एक तरह से गवर्नमेंट थी, जो वर्किंग गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो किसके द्वारा इलेक्ट होगी, जो एक्टिव सिटीजन होंगे वहाँ के, यानी कि एक वोटिंग राइट दे दिया गया एंड उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। जैसे कि आपने स्टडी किया था कि जब लुई 16 को वहाँ से हटा दिया गया था तो वहाँ पर जो एक एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर की गई थी उसको नेशनल असेंबली कहा गया था और उसके जो भी मेंबर्स थे वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे थ्रू इलेक्शन। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबोलिश। इसके साथ साथ वहाँ पे क्या कर दिया गया था कि जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, यानी कि जो टैक्स होते थे, जो इंटरनल टैक्स होते थे,
उनको अबोलिश कर दिया गया था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम को वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया था। जैसे कि देखो पहले क्या होता था, फ्रांस छोटी छोटी टेरिटरीज़ में बटा हुआ था, लोग अलग अलग तरीके से रहते थे, तो जो वेट के और जो मतलब जो मेज़रमेंट पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते थे, जैसे नाप तोल के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर मोनार्की को ख़त्म किया गया, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया गया, तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो ये वेट्स और मेज़र के जो सिस्टम है इसको भी यूनिफॉर्म मीन्स इसको भी एक जैसा कर दिया गया। अब पूरे फ्रांस में जो है ये जो मेज़रमेंट का सिस्टम होता था ये एक जैसा लागू किया गया। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मैंने आपको मीनिंग इसका बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि डेस्पोटिज्म क्या होता है। एक तरह की मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है जहाँ पर की पावर जो होती है एक राजा के हाथ में होती है। उसके बाद देखो रेवोल्यूशनरीज जो थे जिन्होंने की क्रांति की, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो फ्रांस की जो डेस्टिनी है यानी जो फ्रांस का भाग्य है वो किसके हाथ में है, वहाँ के लोगों के हाथ में है, ना कि किसी राजा के हाथ में है। इसके साथ क्या हुआ, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। धीरे धीरे जो और भी ना केवल फ्रांस में बल्कि आसपास के जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ थे वहाँ पर इसी तरीके के जैकोबिन क्लब्स जो है बनते चले गए जिस तरीके के कि फ्रांस में बने थे। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि जैकोबिन क्लब्स जो है लिबर्टी से रिलेटेड बातें करते थे, फर्टिनिटी से रिलेटेड बातें करते थे, जो राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड बातें करते थे, और उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन किया था। नेक्स्ट देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़ विच मूव्ड इनटू। इसी देखो ये जो जैकोबिन क्लब्स बने धीरे धीरे ये और भी देशों में इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो कैंपेन्स हैं वो आर्मी के थ्रू धीरे धीरे जो है वो अदर जो कंट्रीज़ थी उससे अटैच जो देश थे, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, यानी कि इटली तक भी 70-90s तक वो स्प्रेड आउट हो गए। अब उनका इम्पैक्ट जो है इन देशों के लोगों पे भी ऑब्वियस है कि होगा। उसके बाद द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। अब जो फ्रांस की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसने क्या किया कि नेशनलिज्म के इस आइडिया को जो उनके देश में सक्सेसफुली काम कर गया था इसको विदेशों तक भी फैलाने की कोशिश की थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्की नेपोलियन। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ था, ये हमने अप एंड डाउन जो है फ्रांस का देखा था कि वहाँ पर जो मोनार्की थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी और नेपोलियन जो है उसने अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पर कायम कर दी थी। उसने डेमोक्रेसी को एक टाइम पे ख़त्म कर दिया था फ्रांस में, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसके काम थे वो काफ़ी अच्छे काम माने जाते हैं। इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स उसने वहाँ पर फॉर्मेट किए इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से उसने क्या कर दिया, फ्रांस का सारा जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा कर दिया, रैशनल कर दिया, एफिशिएंट कर दिया। मतलब कि एक रैशनल मीन्स क्या होता है कि जिसका कोई लॉजिक हो, एक तर्क संगत चीज़ होती है, वो उसने कर दिया। मतलब सिस्टम इस तरीके का बना दिया कि सभी लोगों के लिए वो सिस्टम जो है एक जैसा हो। तो ये काफ़ी अच्छे से, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, जो कि सिविल कोड मतलब एक तरह के जो रूल रेगुलेशन थे वो नेपोलियन ने फ्रांस में लागू किए गए थे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उसने शामिल की थी। मतलब जो उसने रूल बनाए थे वहाँ पर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके जो मोनार्की सिस्टम उसने सेटअप किया था उसमें उसने क्या क्या चेंजेस किए थे, तो उसके जो चेंजेस थे वो हम स्टडी करते हैं। इसको सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। तो इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया इसको नेपोलियन की जो आचार संहिता माना जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उसने वो सारे विशेष अधिकार ले लिए जो कि जो जन्म पे आधार पे लोगों को दिए जाते थे। स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और कानून के सामने एक समानता उसने स्थापित की। मतलब कि जो अमीर गरीब का भेदभाव है उसने काफ़ी हद तक वो कम किया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको काफ़ी सिक्योरिटी दी, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। स्टूडेंट, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी नहीं थी। हम इस बात को यहाँ याद रखेंगे कि नेपोलियन ने काफ़ी सारे चेंजेस किए फ्रांस में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी चेंज किए, बट एट लास्ट हम यही कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं थी।
पावर उसने अच्छे से यूज़ की, लेकिन पावर जो थी उसके अंडर कंट्रोल थी, जिसका जो खामियाजा है वो बाद में फ्रांस को भुगतना भी पड़ा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेपोलियन ने क्या क्या किया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को काफ़ी सिंप्लीफाई किया। एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, जो फेडरल सिस्टम था वहाँ पर उसको काफ़ी अबोलिश कर दिया था। जो जमींदारी सिस्टम होता है, ये जैसे गांव में होते थे, जो ज़मीन के ऊपर जमींदार होते थे उन्हीं का हक होता था, तो उसको ख़त्म किया, क्योंकि उसने उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया उस पावर को किसानों के बीच में। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज़, मतलब देखो किसानों से काफ़ी सारे जो जागीरदारी शुल्क बोलते हैं इनको, जो जागीरदार लेते थे, एक तरह का टैक्स होता था ये भी, तो उनको काफ़ी ख़त्म कर दिया, उसको अबोलिश कर दिया और किसानों को जो है एक आज़ादी मिली इन मेनोरियल ड्यूज़ से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, इसके साथ साथ जो नेपोलियन ने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, यानी जो चीज़ों को बनाते थे, वो उनको काफ़ी इसमें मदद मिली। उनको जो यूनिफॉर्म लाज थी, यानी कानून जो एक जैसे थे, जैसे कि स्टैंडर्डाइज वेट, यानी जो मेज़र करने के और नाप तोल के वही जो मेथड होते थे वो एक जैसे थे, तो उससे बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि देखो पहले अलग अलग मेथड होता था नाप तोल का, तो उसमें वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको ईजी कर दिया गया, जो कि बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उनकी उसमें काफ़ी हेल्प मिली। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और नेपोलियन ने क्या कर दिया था कि जो देश की एक करेंसी जो है वो कॉमन कर दी थी, इससे भी जो व्यापार होता था उसमें काफ़ी सहायता मिली। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड इससे क्या हो गया कि जो लेन देन का जो काम होता है, यानी जैसे व्यापारी जो काम होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और जो चीज़ें थी, कैपिटल मतलब जो चीज़ें होती हैं, गुड्स और थिंग्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि उसने इस सारे सिस्टम को काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको काफ़ी इजी कर दिया था। इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सो, द फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। स्टूडेंट, ये जो सारी चीज़ें थी इसमें ऑब्वियस है कि जो फ्रांस की जो आर्मी थी वो काम कर रही थी, तो बहुत सारे देशों में उनको मतलब वेलकम किया गया। हर्बिंगर्स क्या होता है, जैसे कि आप किसी का बहुत बड़े लेवल पे जो है स्वागत करते हो, तो इस तरीके से उनको मतलब एक फरिश्ता माना गया कि ये आज़ादी का जो है हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आए हैं। हर्बिंगर से यही होता है कि ये आज़ादी का एक तरह से हमारे लिए तोहफ़ा लेके आए, मतलब सभी लोगों को इस चीज़ के लिए जो है नेपोलियन की इस चीज़ के लिए उनको काफ़ी प्रेज़ मिली, उसकी आर्मी को काफ़ी प्रेज़ मिली। और जहाँ भी आसपास के जितने भी देश थे, जो भी एरियाज़ थे, जो टेरिटरी थी, उसमें उनका वेलकम किया गया। इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। स्टूडेंट, धीरे धीरे ये सारी चीज़ थी ये हॉस्टाइल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि नफ़रत में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को एक टाइम पे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चेंजेस अच्छे लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या रियलाइज़ हुआ। अब देखो नेपोलियन ने इसके साथ हमें इस बात का सबको पता है कि जो नेपोलियन था वो ज़्यादातर युद्धों में बिलीव करता था, तो मतलब उसने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए फ्रांस को काफ़ी युद्धों में उलझा के रखा। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी अच्छा किया, लेकिन इतना ज़्यादा युद्ध जो है वो आम जनता फेस नहीं कर पाई, और धीरे धीरे जो है वो एक मतलब ये जो सारी चीज़ें थी ये एक दुश्मनी में कन्वर्ट होती चली गई। ये अरेंजमेंट्स थे जो ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि उससे क्या हो रहा है कि जो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि जितने भी जो डिसीजंस थे वो कौन लेता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे या जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस थे वो सारे नेपोलियन ले रहा था। तो आम जनता को यही लग रहा था कि जो उनकी फ्रीडम है वो उनसे छीनती जा रही है। तो उसके बाद इसके अगेंस्ट वहाँ पर फिर एक स्ट्रगल किया, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए डेमोक्रेसी को फिर से वहाँ पर लाया गया, क्योंकि नेपोलियन के कुछ एक ऐसे काम थे जिसमें कि देखिए उसने इंक्रीज टैक्सेशन को बढ़ा दिया था, थोड़ा बहुत सेंसरशिप जो है वो काफ़ी हद तक लगा दी थी वहाँ पर। जो मतलब जो चीज़ें होती थी, जो भी कुछ भी मतलब ऐसा होता था कि लोगों को मतलब फ्रीली कोई व्यक्ति अपना कोई भी आर्टिकल या कोई भी अपनी बात को कहने का किसी को राइट नहीं था। ज़बरदस्ती जो है जो फ्रांस के लोग थे उनको मतलब आर्मी में लिया जाता था, क्योंकि
जो नेपोलियन था वो क्या चाहता था कि वो यूरोप के पूरे पार्ट को जीत ले, ऐसा उसको लगता था। तो इस तरीके के जो चेंजेस थे वो कहीं ना कहीं लोगों को बाद में पसंद नहीं आए, और उनको यही लगा कि एक टाइम पर उनको यही लगा कि उन्हें डेमोक्रेसी के लिए ही उनको स्ट्रगल करना चाहिए। और फिर से वहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन के अगेंस्ट जो है वो सभी लोग इकट्ठा हो गए। और फ्रांस में नेपोलियन की जो डेथ के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस में फिर से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया गया था, क्योंकि जो उनका आइडिया ऑफ नेशन था वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से उनके साथ जुड़ा हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ था। तो बाद में क्योंकि वो स्टार्टिंग से एक रेवोल्यूशन जो है वो करते आ रहे थे, तो लास्ट में क्या हुआ था कि फ्रांस में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप के बाकी के देशों में नेशनलिज्म किस तरीके से क्रिएट हुआ और किस तरीके से जो फ्रांस की जो क्रांति थी वो बाद में उसने अपना रोल किस तरीके से प्ले किया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इस चैप्टर का जो नेशनलिज्म यूरोप में बाकी का जो पार्ट है यूरोप का, उसको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म वहाँ पे स्प्रेड आउट हुआ। थैंक यू सो मच।